Welcome dear students, welcome to M Khubab YouTube channel। आज के जो हमारे टॉपिक्स ऑफ स्टडी हैं वो दो हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर और नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स को लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर, इसका सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस ए स्केयर वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मेथड इसका ये है कि यहाँ पर हम एक नेगेटिव का साइन भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अयोटा स्केयर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आपको पता है कि जैसे अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो एक जो हमने माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करवाया हुआ वो उसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस साइन डेट इज़ प्लस। तो हम ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसका मतलब फिर हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स बन जाएगा, जेड स्केयर माइनस ए अयोटा का होल स्केयर, जिसको कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक फैक्टर प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरा फैक्टर माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये इसका मेथड है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में मौजूद हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और इसका पहला पार्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। और क्वेश्चन जो हमारा पहला है जिसको हमने फैक्टराइज करना है पहले पार्ट में जेड स्केयर प्लस 169। तो आप देखें कि हमने इस प्लस के साइन को माइनस में लिखा और 169 के साथ एक और -1 अपीयर करवा दिया। अब -1 अयोटा स्केयर के इक्वल होता है और जो आपकी सेकंड टर्म बन गई 169 अयोटा स्केयर, ये एक कंप्लीट स्केयर बन जाता है 13 अयोटा का होल स्केयर। तो वी गेट ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म, जिसको कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा आंसर आ गया जेड प्लस 13 अयोटा इंटू जेड माइनस 13 अयोटा। तो एज अ कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका एक होल सोल्यूशन है विदाउट एनिमेशंस यहाँ पे शो किया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसका देखें तो वो लिखा हुआ है 2z स्केयर प्लस 18। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो जेड स्केयर प्लस 9 एक फैक्टर बन जाएगा। और फिर उसी तरह हम माइनस के साइंस को अपीयर करवाएंगे और माइनस के साइन को एक को हम -1 को योटा स्केयर कह देंगे, स्केयर कंप्लीट करेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। और इसके बाद अब ये देखें ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो आप इसको यहाँ इजीली देख सकते हैं। अब अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करें तो ये पार्ट नंबर 3 जिसमें लिखा गया है 3z स्केयर प्लस 363। और अगर आप नोटिस करें तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है। जब हम इसके अंदर से 3 कॉमन ले लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद जेड स्केयर प्लस 121 और उसी तरह माइनस के साइंस को अपीयर करवाएंगे और एक -1 को योटा स्केयर कह देंगे और ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ स्केयर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी यहाँ पे शो किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं।
इसी तरह पार्ट नंबर 4 में जेड स्केयर प्लस 3 और 25 को हमें फैक्टराइज़ करना है। तो हम प्लस का जो साइन है इसको दो नेगेटिव साइंस में अपीयर करवा लेंगे, एक माइनस लिखेंगे और एक आगे -1 को प्रोडक्ट की सूरत में लिखेंगे। और आप देखें कि जो -1 है उसको हमने आयोटा स्केयर कह दिया और इसके बाद फिर हमने इसका स्केयर कंप्लीट कर लिया। स्केयर कंप्लीट करने के लिए 3 तो परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसको हमने स्केयर रूट ऑफ 3 लिखा और 25 परफेक्ट स्केयर है तो ये 5 का होल स्केयर होता है। तो ये सेकंड टर्म जो थी वो √3/5 आयोटा का होल स्केयर बन गई। डिफरेंस ऑफ स्केयर को अगेन हमने a + b और a - b के फॉर्म में लिख के फैक्टराइज कर दिया। तो इसके बाद आप इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमें जिस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स के अंदर फैक्टराइज करना है उसकी फॉर्म कुछ ऐसी है, p ऑफ z इज़ इक्वल टू az³ प्लस bz² प्लस cz प्लस d, जिसमें a b c और d हमारे पास रियल नंबर है। नोट करेंगे जब भी हमें कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को जो कि क्यूबिक डिग्री का हो या क्यूबिक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं हम, क्यूबिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल हो, तो उसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये है कि हमें एक ज़ीरो का पता होना चाहिए। ज़ीरो का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी वैल्यू z की मालूम होनी चाहिए जिस पे p ऑफ z का आंसर ज़ीरो आ जाए। तो जब हमें p ऑफ z ऐसा z की वैल्यू मिल जाए जिस पे p ऑफ z का आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न में ताकि हम एक डिप्रेस पोलिनोमियल ऑब्टेन कर सकें। और उस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को जो कि एक डिग्री कम होगा, डिग्री 2 का होगा, उसको फिर हम अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट मेथड या मिडल टर्म ब्रेक मेथड से हम उसको अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये इसका मेथड है जिसको कि अब हम इलिस्ट्रेट करेंगे बाय यूजिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 देखें तो ये एक हमारे पास क्यूबिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, 2z³ प्लस 3z² माइनस 10z माइनस 15। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमें इसका एक ज़ीरो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़ीरो आप कैलकुलेटर से बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उसमें इक्वेशन मोड में जाके आप एक इसका ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं जिसके ऊपर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। तो इंस्पेक्शन से हमें ये पता चला कि -3/2 अगर हम इस z की जगह पुट करते हैं तो ये p ऑफ z की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि -3/2 इसका एक ज़ीरो है। तो p ऑफ z को हमने लिख लिया और हमें इंस्पेक्शन से पता चल गया -3/2 इसका एक ज़ीरो है। और फिर हमने सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ की, सिंथेटिक डिवीज़न से हमें डिप्रेस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल मिल गया और इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। और फैक्टराइजेशन करके हमारे पास z² माइनस a² मतलब a² माइनस b² वाली फॉर्म मिल गई, जिसको कि हमने अगेन डिफरेंस ऑफ स्केयर के फार्मूले से a + b और a - b की फॉर्म में लिख दिया। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है और इसका होल सोल्यूशन हम एक दफ़ा यहाँ पे अपीयर भी कर देते हैं। तो ये इसका होल सोल्यूशन है। अगर आप इसका पार्ट नंबर 6 देखें तो उसमें लिखा गया है z³ माइनस 7z प्लस 6, जिसे हमें फैक्टराइज करना है। तो अगेन बाय इंस्पेक्शन हमें पता चल गया हिट एंड ट्रायल मेथड से या बाय यूजिंग कैलकुलेटर के z=1 इसका एक ज़ीरो है। तो z=1 अगर इसका एक ज़ीरो है तो हम इसको यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न में, और सिंथेटिक डिवीज़न से हमें डिप्रेस पोलिनोमियल मिलेगा z² प्लस z माइनस 6। जो 1 है वो z² का कोफिशेंट है, अगेन जो दूसरा 1 है वो z का कोफिशेंट है, और जो -6 है ये कांस्टेंट है। और इस पोलिनोमियल को हमने मिडल टर्म ब्रेक करके और हमने यहाँ से इसको दो मज़ीद लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन 3 लीनियर फैक्टर्स पे मुश्तमिल है। और अब हम इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है।
इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करें तो जिसमें लिखा गया है कि जेड क्यूब प्लस 2z² माइनस 23z माइनस 60, इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड z इक्वल टू 5 इसका एक ज़ीरो है, और हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे ताकि हम एक डिप्रेस्ड क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल यहाँ से ऑब्टेन कर सकें। तो आप देखें कि जब हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की तो हमारे पास 1, 7 और 12 आया। 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z², 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z एंड 12 इज़ द कांस्टेंट। अगेन हमने इस डिप्रेस्ड क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन की बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, और मज़ीद दो लीनियर फैक्टर्स को हासिल कर लिया जो कि z+3 और z+4 हैं। तो 3 लीनियर फैक्टर्स में ये फैक्टराइज हो गया। क्योंकि 5 इसका एक ज़ीरो था तो पहला जो फैक्टर बना लीनियर फैक्टर वो z-5 बना, और फिर हमने इसको सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर मेंशन कर दिया। तो आप कंप्लीट सोल्यूशन भी साथ में देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कंसीडर करते हैं, जिसमें हमें 2z³ प्लस 9z² माइनस 11z माइनस 30 ये एक पोलिनोमियल है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगेन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड या बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमें एक हमें ज़ीरो मिल गया z इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि z-2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा, और हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की बाय पुटिंग 2 इंटू सिंथेटिक डिवीजन। तो हमें जो लास्ट लाइन है उसमें 2, 13 और 15 ये मिले। 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z², 13 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z एंड 15 इज़ कांस्टेंट। अगेन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट हमने जो डिप्रेस्ड कम्प्लेक्स पोलिनोमियल था इसको दो मज़ीद लीनियर फैक्टर्स के अंदर हासिल कर लिया। दो मज़ीद लीनियर फैक्टर्स हमें मिल गए, z+5 और 2z+3। क्योंकि z इक्वल टू 2 हमारा एक ज़ीरो था p ऑफ z का, तो z-2 इसका एक फैक्टर बन गया। तो इसके साथ आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके बाद हम एक सिंपल क्वाड्रेटिक जो हमारे पास पोलिनोमियल है, कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, उसकी फैक्टराइजेशन देखने जा रहे हैं। p ऑफ z इज़ इक्वल टू az² प्लस bz प्लस c, वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसा जब हमारे पास पोलिनोमियल आ जाए तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है और जो मोस्ट कॉमन मेथड है, और सिर्फ इसी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिसमें अगर हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो लिखी गई हों, ये ए बी जो मैंने टर्म यहाँ पे मेंशन की है, ये यहाँ पे मेंशन की गई है, ये ए x² का कोफिशिएंट भी हो सकता है। तो हमने उन दोनों का प्रोडक्ट देखना होता है ऐसे कि हम इनको प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म बन जाए। तो जो मिडिल टर्म स्प्लिट का जो कॉमन मेथड है उससे हम फिर पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ये 2 लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, इसमें इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं बाय सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो इस केस का अगर हम पहला पार्ट देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही 9th पार्ट है, वह लिखा हुआ है z² माइनस 7z माइनस 8। तो हमने 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको हम माइनस करें तो 7 आए, बीच में 7 आए। तो हम देख लेते हैं कि -8z और +z, अगर इनको हम माइनस, मतलब ये पहले ही माइनस हो रहे हैं, ऑपोजिट साइन है तो ऑब्वियसली ये माइनस हो रहे हैं। तो -8z प्लस z, ये -7z ले आते हैं। तो हमने -7z को लिख दिया -8z प्लस z, और फिर हमने z कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से, और लास्ट 2 फैक्टर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 लिख दिया उसका एज अ फैक्टर, और हमें 2 लीनियर फैक्टर्स मिल गए, एक z-8 और एक z+1। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी साथ शो किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसी केस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है, तो उसमें लिखा गया है 4z² माइनस 7z माइनस 11। तो हमने यहाँ पे 4 इंटू 11 अगर देखें तो 44 बनता है। 44 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि जिनको हम माइनस करें तो 7 आए, लास्ट साइन माइनस का है तो हमने माइनस करना है तो 7 आए,
तो -7 आता है -11 और +4z, तो हमने -7 को लिख दिया -11z + 4z। तो ऑब्वियसली -11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 आ जाएगा। तो अगेन अगर हम देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में से z कॉमन आ जाएगा और लास्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हम कॉमन लिखेंगे और 4z - 11 को बोथ टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, 4z - 11 और z + 1। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी तरह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये NBF की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट का हिस्सा नहीं है, तो हमने एक एग्जांपल देख ली, z² - 5 iota z - 6। तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हमने सबसे पहला काम ये किया, क्योंकि बीच वाली टर्म में आयोटा मेंशन है, तो हमने जो कांस्टेंट टर्म थी हमारी -6, इसके साथ भी आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया बाय इंट्रोड्यूसिंग माइनस साइन या -1। अब इस -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, और अब हमने 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको हम प्लस करें तो 5 आए, या 6 आयोटा स्क्वायर के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस करें तो 5 आयोटा आए। तो ऑब्वियसली 2 और 3 इसके फैक्टर बनते हैं, सेम साइन है, तो -2 आयोटा z और -3 आयोटा z, इनको प्लस करें तो -5 आयोटा z आ जाता है। तो हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से z कॉमन ले लिया, नेक्स्ट टू टर्म्स में से -3 आयोटा कॉमन ले लिया, और ओवरऑल z - 2 आयोटा दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया। तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर बन गए, z - 2 आयोटा और z - 3 आयोटा। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी एज अ होल सोल्यूशन हम यहाँ पे साथ में मेंशन कर देते हैं। इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखें तो az² + bz + c = 0 वेयर a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड जो है इसका सोल्यूशन फाइंड करने का वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब सोल्यूशन से क्या मुराद है, सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन का भी पता होना चाहिए। सोल्यूशन से मुराद ऐसी वैल्यू है z की ऐसी वैल्यू या ऐसा z की ऐसी वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या हम कह सकते हैं जिससे आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, या हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम रूट भी कहते हैं, दो इसके नाम हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में, उसमें हम जो है वो नॉन ज़ीरो जो कॉफिशेंट है z स्क्वायर का, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो a से हम डिवाइड कर देंगे, और फिर राइट साइड पे जो भी कांस्टेंट टर्म बनेगी उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, और इसके बाद हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर कंप्लीट करने का जो मेथड उसमें ये है कि जो भी हमारे पास z का कॉफिशेंट बनता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसके स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का या a ± b के होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, और राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और फिर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो लेफ़्ट साइड पे जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, तो वो प्लस या माइनस हो जाती है राइट साइड पे आके, और फिर हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं उस इक्वेशन के, या दो रूट्स उसके आ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको आगे अपने कुछ एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं। हम इसके लिए वही 1.3 के क्वेश्चंस का यूज़ करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है या हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्वेश्चन हमारे पास है z² - 6z + 2 = 0। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि इस -2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशेंट हमारे पास नहीं है, अगर होता तो हम सबसे पहला काम उसको डिवाइड करते। तो -2 को हम राइट साइड पे ले गए, और फिर z का जो कॉफिशेंट है हमारे पास, z का कॉफिशेंट है 6, तो हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, और तो 3 के स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर लेना है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो -2 + 9, और नेक्स्ट स्टेप में -2 + 9 को हमने 7 लिख दिया। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो z - 3 = ±√7,
और z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 + -√7। तो ये हमारा सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, और इसको हम कंप्लीट सोल्यूशन में देख सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। अब हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ -1/2z² -5z और +2 = 0। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर हम ख़त्म कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, az² + bz + c = 0 वाली। फिर नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि -4 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और फिर कोफिशिएंट ऑफ z जो भी हमारा था, यहाँ पे 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया गया, तो z + 5 = ±√29 आ गया, और -5 को उधर शिफ्ट कर दिया तो हमारा सोल्यूशन आ गया z = -5 ± √29। तो ये हमारा सोल्यूशन है। एज अ होल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 हम कंसीडर करते हैं, 4z² + 5z = 14। तो इसमें अगर आप देखें तो a मौजूद है, मतलब a की वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ गया z² + 5/4z = 14/4। और फिर हमने जो कोफिशिएंट ऑफ z था 5/4, उसको 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो 5/4 को जब 2 से डिवाइड किया तो 5/8 आ गया, और 5/8 का स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर लिया, और लेफ़्ट साइड पे हमारा स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया, z + 5/8 का होल स्क्वायर, और राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया। तो वी आर लेफ्ट विद z + 5/8 का होल स्क्वायर = 249/64। हम फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, और 5/8 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा z = -5/8 ± √249/8। तो ये हमारा सोल्यूशन है, और इसको हम एज अ कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे शो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 अगर हम कंसीडर करें तो इसमें लिखा गया है z² = 5z - 3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे z² का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 5z को हम ज़रा राइट साइड पे ले आते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को तो हमने अल्टीमेटली राइट साइड पे लेके जाना ही था। तो 5z यहाँ पे ले आते हैं लेफ़्ट साइड पे। और फिर अब अगर कंसीडर करें तो z का कोफिशिएंट 5 है, तो हमने 5 का पहले इसको 2 से डिवाइड करना है और इसके स्क्वायर को ऐड करना है। तो 5/2 का स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, तो लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया z - 5/2 का होल स्क्वायर। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 13/4 आ गया, और हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, और -5/2 को राइट साइड पे ले गए। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया अल्टीमेटली 5/2 ± √13/2। तो ये हमारा सोल्यूशन है, और इसको हम कंप्लीट सोल्यूशन एज अ होल सोल्यूशन यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का az² + bz + c = 0 वेयर a is not equal to 0, a b c आर रियल नंबर्स
इसी क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके जो अगर हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहला काम ये है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए ताकि हम ए बी और सी को आइडेंटिफाई कर सकें। ए बी सी आइडेंटिफाई होने के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिख देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। 1.3 एक्सरसाइज जो एनपीएफ की बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए हम इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कंसीडर करें तो क्वेश्चन में लिखा गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/3z² प्लस 2z माइनस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 3 को यहाँ से रिमूव करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो हमारे पास आ जाएगा z² प्लस 6z माइनस 48 इक्वल टू 0। हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू माइनस 48। फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक और इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंड है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास कॉमन ले लेंगे। 2 हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा ऊपर से न्यूमरेटर से और फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो वी आर लेफ्ट विद -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहाँ हमने अब इसके सॉल्यूशन को एज अ होल सिंगल शीट यहाँ पे हमने इसको शेयर भी कर दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे और ये हमारा इस कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करें जिसमें लिखा हुआ है z² माइनस 1/2z प्लस 17 इक्वल टू 0। तो इस पार्ट में भी अगर आप देखें तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी आर लेफ्ट विद 2z² माइनस z प्लस 34 इक्वल टू 0। ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंड लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास -271 आंसर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव साइन हो तो हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। नेगेटिव साइन को अलहदा करके आयोटा लिख देते हैं। तो रेडिकल हमारा बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 271 और आयोटा। तो होल आंसर हमारा जो जेड का आया सॉल्व करने के बाद वो बन गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 271 आयोटा ओवर 4। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इसको हमने एज अ सेपरेट शीट यहाँ पर शो किया है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। पार्ट नंबर 3 z² माइनस 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो स्ट्रेट अवे हमारे पास ए बी और सी हमें आइडेंटिफाई हो गए। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की और सिंप्लीफाई किया तो रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंड था वो -64 आ गया। और -64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 आयोटा होता है क्योंकि नेगेटिव साइन है तो आयोटा अपीयर होगा और 64 का रूट 8 होता है। हमने 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से तो 2 से ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो गया। तो 3 प्लस माइनस 4 आयोटा इसका आंसर आ गया सोल्यूशन। तो इसको हमने सेपरेट शीट पे शो किया तो ये भी आप देख सकते हैं। तो z² माइनस 6z प्लस 25 इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन बना वो 3 प्लस माइनस 4 आयोटा और यही हम सोल्यूशन सेट में मेंशन कर देंगे। सिमिलरली अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करें क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट z² माइनस 9z प्लस 11 इक्वल टू 0। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे भी हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यूज़
हमने आइडेंटिफाई कर लेनी है a1 b-9 और c इक्वल टू 11, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रेडिकल के अंदर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 37 आ गया, और 37 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा अल्टीमेटली वो आ जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37/2। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर कम्प्लेक्स इक्वेशन, या हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जिनके कोफिशिएंट्स, जिनमें वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, ख्वाह वो लीनियर हो या लीनियर ना हो, तो अगर हम उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन तब कहेंगे कि अगर उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। हमारे केस में जो कम्प्लेक्स वेरिएबल्स होंगे वो z और w होंगे, तो एटलीस्ट उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर दे, मतलब एक z की वैल्यू और एक w की वैल्यू। हाँ, क्योंकि हमने अब यहाँ लीनियर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम z और w की एक ही वैल्यू आएगी, या तो एक ही वैल्यू आएगी या कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर उसकी एक वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं आती तो हम उसको कहेंगे कि ये सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। तो डेफिनेशन देख लें, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, और अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज़ नो सोल्यूशन इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे केस में जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है तो हमारा सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जिनमें कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो याद रखिए कि ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जो हम फॉलो करेंगे वो दो मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का, और इसका फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3, और 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो हम यूज़ करने जा रहे हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में आप देख लें, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको डेजिग्नेट कर दिया इक्वेशन नंबर 1, जो सेकंड इक्वेशन थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें तो हम यहाँ पर किसी एक वेरिएबल के, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है कि हमने किसी एक वेरिएबल को की वाली टर्म को, हमने एक वेरिएबल वाली टर्म को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ जो हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं वो ओमेगा या डब्ल्यू वाली टर्म है, इसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो की गई है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर की गई है, तो ये आप कर सकते हैं। जब हम 2 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, तो हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, और इंटू जेड। और इसी तरह फिर 2 प्लस 5 आयोटा को जब नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू के साथ, तो वी गेट माइनस 3 प्लस 7 आयोटा इंटू डब्ल्यू। इसी तरह फिर जब 2 प्लस 5 आयोटा को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 प्लस 15 आयोटा। नेक्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है होल इक्वेशन को 1 प्लस आयोटा के साथ। तो हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 आयोटा जेड आ जाएगा। इसी तरह जब हम 1 प्लस आयोटा को 2 प्लस 5 आयोटा के साथ कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 3 प्लस 7 आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा। और जब 1 प्लस आयोटा को हम 2 प्लस 3 आयोटा के साथ कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सेकंड टर्म है उसमें ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और फिर हम अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी, और
लेफ्ट हैंड साइड में भी इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देंगे। तो 7 + 2 9 आ जाएगा और 3 आयोटा + 2 आयोटा 5 आयोटा आ जाएगा। और क्योंकि इनका जो ये कॉफिशेंट्स थे जेड के, तो जेड कॉमन आया हुआ है, तो 9 + 5 आयोटा इंटू जेड। और लेफ्ट राइट साइड पे अगर आप देखें तो 6 - 1 5 हो गया और 15 + 5 20 आयोटा आ गया। फिर z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 + 5 आयोटा, ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये भी रैशनलाइजेशन कैलकुलेटर ऑटोमेटिक कर देता है। तो अगर आप यहाँ रैशनलाइजेशन के स्टेप्स भी शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो रैशनलाइजिंग के बाद कैलकुलेटर ने जो आंसर दिया z का, वो हमारे पास आ गया 145 + 155 आयोटा ओवर 106। अब ये जो z की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, ये हम किसी भी एक इक्वेशन में चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लें या इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम पुट करेंगे और वहाँ से w की या ओमेगा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर इलस्ट्रेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी है z की वैल्यू 145 + 155 आयोटा ओवर होल ओवर 106। जब हमने मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से, तो ये कैलकुलेटर ने हमने आंसर दिया 150 + 5 आयोटा ओवर 53, और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये यहाँ प्लस हो रही है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी राइट साइड पे, और हम यहाँ पर इसको माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा एलसीएम वगैरह लेने के बाद, वो आएगा 9 - 5 आयोटा ओवर 53। अगेन अगर आप देखें तो 1 + आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के साथ, और हमें डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 + आयोटा इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आ गया ओमेगा = 9 - 5 आयोटा ओवर 53 इंटू 1 + आयोटा। अगेन हम रैशनलाइजिंग करेंगे, रैशनलाइजिंग का स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है क्योंकि ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैशनलाइज कर देता है। तो हमारे पास डब्ल्यू की भी वैल्यू आ गई 2 - 7 आयोटा ओवर 53। अब अगर आप देखें तो हमारे पास z की वैल्यू आई हुई थी 145 + 155 आयोटा ओवर 106, और w की वैल्यू है 2 - 7 आयोटा ओवर 53। तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जिनका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। हम जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एक पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, या अगर दो होंगे तो पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, तीन वेरिएबल्स होंगे तो ट्रिपलेट की फॉर्म में लिखेंगे, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसको इनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा, और इसी सोल्यूशन को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट में सोल्यूशन सेट मेंशन किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। अब हम इसी जो फर्स्ट पार्ट था इसी को हम ज़रा क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए जो शर्त थी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो हमारा मैट्रिक्स ए कहलाएगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है आपने। इसके बाद फिर हमने एक मैट्रिक्स बनाना होता है जिसमें हम वेरिएबल्स रखते हैं, और फिर जो लास्ट जो इक्वल टू के राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट्स का, या हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स नहीं होता, वो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है, या कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इलस्ट्रेशन के लिए हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखें, हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 1 - आयोटा जेड + 1 + आयोटा ओमेगा = 3, और 2z - 2 + 5 आयोटा ओमेगा = 2 + 3 आयोटा। तो हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, जिसमें पहला जो मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का बना हुआ है वो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ZW हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, और 3 और 2 + 3 आयोटा हमारे पास राइट साइड्स पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं दोनों इक्वेशन के, वो हमने यहाँ पे लिख दी। और अब सबसे पहला काम हमने यही चेक करना है कि आया इसका डिटर्मिनेंट वैनिश तो नहीं हो जाता, मतलब ये जो ए डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन सिंगुलर है या नहीं है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि मेन डायगोनल की एंट्रीज़ में से ऑफ डायगोनल की एंट्रीज़ को माइनस किया जाता है। तो हमने 1 - आयोटा को मल्टीप्लाई किया -2 - 5 आयोटा के साथ, और माइनस कर दिया ऑफ डायगोनल की एंट्रीज़ को 2 × 1 + आयोटा। तो ये सारा भी हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कैलकुलेटर हमें आंसर प्रोवाइड करेगा -9 - 5 आयोटा। तो इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो का मतलब कम्प्लेक्स नंबर का ज़ीरो नहीं है, 0 + 0 आयोटा नहीं आ रहा। अगर इसका आंसर 0 + 0 आयोटा आ जाता तो फिर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता,
और फिर हम ये कह देते कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। इसी तरह अगर हम ए जेड डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो अब हमने ये करना है कि सब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है 1 - i/2, इसको हमने रिप्लेस करना है हमारे जो राइट साइड पे मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज लिखी हुई हैं इससे। तो 1 - i/2 को हम रिप्लेस कर देंगे 1 - i और 2 जो हमारी एंट्रीज है। फर्स्ट कॉलम जो हमारे बना रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, इसको हमने रिप्लेस कर देना है 3 और 2 + 3 से। और अगेन हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे मेन डायगोनल की एंट्रीज में से, ऑफ डायगोनल एंट्रीज को माइनस करेंगे और 3 × -2 - 5 माइनस 2 + 3 इंटू 1 + i, और इसको हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास आंसर -5 - 20 आ जाएगा। और इसी तरह हम ए ओमेगा या ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब इसमें हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो था हमारा 1 - i, 1 + i, 2 और -2 - 5 इसके अंदर जो कॉलम मैट्रिक्स था, कॉलम जो था हमारा सेकंड कॉलम, इसको हमने रिप्लेस करना है 3 और 2 + 3 से। तो जब हम रिप्लेस कर देंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल में से ऑफ डायगोनल एंट्रीज का माइनस करेंगे तो आप देखें ये हमारे पास -1 + i आंसर आ जाएगा। अब क्रैमर रूल ये कहता है कि जब भी हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो z की वैल्यू आ जाएगी ए जेड का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये हमने लिख दिया, और w की वैल्यू आ जाएगी ए डब्ल्यू ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्रैमर रूल हमें इनेबल करता है कि हम दोनों वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है सॉल्व करने के बाद, तो उन दोनों की वैल्यूज़ एक साथ आ जाती हैं। पिछला जो हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन था उसमें आपने देखा कि जो z की वैल्यू थी वो पहले आई, और जो z की वैल्यू हम जब सब्सिट्यूट करते थे तब हमारे पास w की वैल्यू आती थी। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मेथड ऑफ एलिमिनेशन में पहले आ जाती है, और फिर दूसरी वैल्यू अगर हमने किसी कम्प्लेक्स वेरिएबल की या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हमें सब्सिट्यूशन से निकालनी पड़ती है। तो ऐसा क्रैमर रूल में नहीं है। क्रैमर रूल के अंदर ये हमें क्रैमर रूल हमें कन्वीनियंट करता है, ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है इस सिलसिले में कि वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठी फाइंड आउट करके दे देता है। अब ये जो हमारे पास z और w के दो आंसर्स आए हैं, इनको हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो डायरेक्ट उसको रैशनलाइज कर देगा, या अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हैं तो रैशनलाइज करने के लिए आप इन डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z और w की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और अगेन ये वही आंसर आएगा जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में आया था। तो मेथड से सोल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता जो भी मेथड आप फॉलो करें, क्योंकि ये दोनों मेथड हमारे पास लीगल मेथड्स हैं, वैलिड मेथड्स हैं, तो दोनों से हमारे पास सेम सोल्यूशन सेट बन रहा है। तो z और w की वैल्यू को हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे और ये ऑर्डर पेयर हमारा सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन को हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, करली ब्रैकेट्स में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वही आंसर है जो कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आया था। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला जो मेथड है हमारा, उस मेथड में हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट मेथड में हम मेथड ऑफ या मेथड इनकॉर्पोरेटेड बाय क्रैमर रूल वो देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिखी हुई हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, 2i/z + 3 - 2i इंटू w इज इक्वल टू 1 + i, और 1 - 2i/z + 3 + 2i/w इज इक्वल टू 5 + 6i। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हम सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को हम डेजिग्नेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी को डेजिग्नेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम ओमेगा वाली वैल्यू को या ओमेगा वाली टर्म को कैंसिल कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं आप ओमेगा वाली या सेकंड टर्म को कैंसिल करें, आप फर्स्ट टर्म को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने देखा जी कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो कोफिशिएंट है वो 3 - 2i है, जो सेकंड टर्म है उसमें 3 + 2i है। तो 3 + 2i को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 - 2i को हम सेकंड वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो ओमेगा या डब्ल्यू के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास बैलेंस हो जाए। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को 3 + 2i से, तो हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जो जब 3 + 2i हमारे पास 2i से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -4 + 6i, और ये मल्टीप्लिकेशन हम कैलकुलेटर पे बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं।
तो 3 + 2 आयोटा को जब हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा से, तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो सेकंड टर्म हमारे पास 13W बन जाएगी। और फिर जब हम 3 + 2 आयोटा को क्वेश्चन नंबर 1 की राइट हैंड साइड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 आयोटा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को हमने बोथ साइड्स पे 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो जब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा को, तो हमारे पास -1 - 8 आयोटा आ जाएगा इंटू जेड। और जब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13W आ जाएगा। और राइट साइड पे जब हम 5 + 6 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 + 8 आयोटा आ जाएगा। अब क्योंकि हमने सेकंड टर्म को कैंसिल करना है तो +13W है ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी +13W है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो आप देखें हर टर्म के साथ साइन चेंज हो चुका है। तो अब हम जब माइनस करेंगे तो 13W से 13W कैंसिल हो जाएगा। और -4 -1, तो -4 -1 का मतलब है -4 + 1, तो ये -3 आ जाएगा। और 6 -8, so 6 + 8 14 आयोटा आ जाएगा। और क्योंकि ऊपर दोनों कोफिशिएंट्स ऑफ z हैं तो यहाँ पे भी आंसर में भी कोफिशिएंट ऑफ z बनेंगे, -13 + 14 आयोटा इंटू z। और राइट साइड पे आप सिंप्लीफिकेशन करें तो 1 - 27 इज़ -26 और 5 - 8 इज़ -3 आयोटा। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम -3 + 14 आयोटा को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था। और फिर हमें इसका आंसर फाइंड करना है z का, तो रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइजिंग के अगेन आप स्टेप मेंशन कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे ये इसी तरह फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली रैशनलाइज करके दे देगा इक्वल टू साइन प्रेस करने पे। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 36 + 3 73 आयोटा ओवर 205। और अब ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 में z जो था वो फर्स्ट टर्म में था, तो हमने 2 आयोटा के साथ जो z लिखा हुआ था उसमें वो वैल्यू पुट कर दी। उसको मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा को z की जो वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास -746 + 72 आयोटा ओवर 205 आ गया। ये हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 + आयोटा में से माइनस होगा। अगेन ये हम कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास 951 + 133 आयोटा ओवर 205 आ जाएगा। अगेन आप देखें तो 3 - 2 आयोटा w इसके साथ 3 - 2 आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। और फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 199 + 177 आयोटा ओवर 205। और z की और w की जो वैल्यूज़ थी ये हमारा सोल्यूशन था, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। इस पूरी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमारे इस क्वेश्चन में मेंशन की गई थी, तो इस सोल्यूशन को हम उठा के कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे इस ऑर्डर पेयर को, तो ये हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट था, इसी को हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करते हैं। तो आप देखें हमने क्रैमर रूल में पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। जो भी कोफिशिएंट्स थे उनको हमने एक मैट्रिक्स में लिखा जिसको हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए कहा। और वेरिएबल्स को हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिख दिया 2/1 का जो मैट्रिक्स बन रहा है z और w। इसी तरह 2/1 का एक और मैट्रिक्स बन रहा है जो कांस्टेंट मैट्रिक्स का था, तो आपके पास 1 + आयोटा और 5 + 6 आयोटा लिखे गए वहाँ पे। अब सबसे पहला काम हम ये चेक करते हैं कि आया हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगेन हम मेन डायगोनल में से ऑफ डायगोनल एंट्रीज को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो 2 आयोटा को हमने 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से हमने माइनस करना है 1 + 1 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करके 3 - 2 आयोटा से। तो आप देखें जब हमने मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को सॉल्व किया तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -3 + 14 आयोटा। तो ये 0 + 0 आयोटा नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हम ए जेड फाइंड करेंगे। ए जेड फाइंड करने के लिए हम जो जेड के कोफिशिएंट थे, जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स जो था उसके अंदर फर्स्ट कॉलम बना रहे थे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे
बी मैट्रिक्स से, मतलब जो हमारा राइट साइड पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हो जाएंगी वो बन जाएगी 1 + i, 5 + 6 i, और सेकंड कॉलम को हमने एज इट इज़ ही रखा है 3 - 2 i और 3 + 2 i। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगेन हम मेन डायगोनल में से ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ को माइनस कर देंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास -26 - 3i आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब इसमें हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है उसको एज इट इज़ रखना है, और जो सेकंड कॉलम था इसको हमने रिप्लेस कर देना है 1 + i और 5 + 6i, जो कि राइट साइड पे कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी एंट्री से हमने इसे रिप्लेस कर देना है। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे मेन डायगोनल की एंट्रीज़ में से ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ को, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -15 + 11i। तो क्रैमर रूल हमें इनेबल करता है कि दोनों वैल्यूज़ को हम साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। z की वैल्यू ए z का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसी तरह w की वैल्यू ए w का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अगेन हमें पता है कि अयोटा का साइन डिनोमिनेटर में टॉलरेटेबल नहीं होता, तो हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे दोनों को, z की वैल्यूज़ को भी और w की वैल्यूज़ की भी, मतलब हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइजिंग के यहाँ स्टेप्स स्किप किए गए हैं क्योंकि कैलकुलेटर पे बड़े इजीली हो जाते हैं। आपने सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना है और इक्वल टू प्रेस करना है, तो हमारे पास z की और w की वैल्यूज़ आ जाएंगी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास a + b की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो z और w की जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो हमने ऑर्डर पेयर में लिखनी है, ताकि तो हमारा पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा इसका, और इस सोल्यूशन को हम करली ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, और आप देखेंगे कि ये वही सोल्यूशन है जो कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमने फाइंड किया था। तो मेथड के चेंज हो जाने से सोल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के जो नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली बाय अप्लाइंग दीज टू मेथड्स, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और क्रैमर रूल से। तो आप देख लें ये हमारे दो क्वेश्चन है, बस इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स के एलसीएम जो भी आ रहा है आपके पास डिनोमिनेटर में, जो भी चीज़ अपीयर हो रही है उसके एलसीएम लेके आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि हम फ्रैक्शन से अपना पीछा छुड़ा लें, फ्रैक्शन से हम गेट रिड हो जाएं। तो बाय गेटिंग रिड ऑफ फ्रैक्शंस हम इन्हीं इक्वेशंस को जिस तरह हमने पहले दो क्वेश्चन लाइकवाइज हमने पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया मेथड ऑफ एलिमिनेशन और क्रैमर रूल से, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो एलसीएम आ रहा है या डिनोमिनेटर में सिर्फ आयोटा आ रहा है, तो हम आयोटा से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3z आ जाएगा हमारे पास। सेकंड टर्म को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 - 6i आ जाएगा इंटू w, और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जो राइट साइड पे लिखी हुई है 5, तो 5i आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जो इक्वेशन है हमारी, इसमें जो एलसीएम आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ओवर 2z को, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आ जाएगा। इसी तरह 3/4 - 1/2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 - 2i इंटू w आ जाएगा। और राइट साइड को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 + 8i आ जाएगा। अब ये दोनों फॉर्म्स हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, और मेथड ऑफ क्रैमर रूल, जो मेथड इनकॉर्पोरेटेड बाय क्रैमर रूल है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप पार्ट नंबर 4 देखें इसका, तो इसमें भी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका डिनोमिनेटर 1 - i, तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम 1 - i है। तो 1 - i से हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बचेगी वो z बचेगी। जब सेकंड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i इंटू w को 1 - i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 + i इंटू 1 - i हमारे पास 3 आ जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा। और राइट साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 - i को, तो 3 - 3i आ जाएगा। सिमिलरली हमने जो सेकंड इक्वेशन है इसकी, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है 2/i z -2 - 3i इंटू w = 2 + 6i। तो अगेन अगर आप इसमें देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आयोटा है, मतलब एलसीएम हमारा आयोटा है,
तो एयोटा से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2z आ जाएगी फर्स्ट टर्म, अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म में जब हम 2 - 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू, माइनस साइन वैसे ही पीछे रहेगा। और जब हम अयोटा से 2 + 6 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 + 2 अयोटा। अगेन यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का स्टेप यहाँ पे स्किप किया है, शो नहीं किया, एग्जिबिट नहीं किया, वो आपने कैलकुलेटर से करना है। और कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है और कम्प्लेक्स मॉड में आप जाएँ कैलकुलेटर में और वहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। आगे आप इन दोनों इक्वेशंस को खुद से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन या क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए। तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड किया साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जिसके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स थे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कमेंट से अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इट्स मी मोहम्मद खुबैब साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।